नमस्कार दोस्तों। हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ेंगे, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही भाषा के स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील कर सकें और इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा पर आपका कमांड इम्प्रूव हो सके। चलिए शुरू करते हैं जनवरी 7-8 के 2021 आज के करेंट अफेयर्स। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली, इनको तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली प्रथम महिला है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस हेमा कोहली, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। दोस्तों, अंतरिक्ष में कचरे से बचने के लिए, कचरे की समस्या का निपटारा करने के लिए जापान ने पहला लकड़ी का उपग्रह बनाने की घोषणा की है। तो जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने 2023 तक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। President elect Joe Biden will nominate federal appeals judge Merrick Garland to be the next US Attorney General. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज मैरिक गारलैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करेंगे। तो अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल है मैरिक गारलैंड। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी शपथ ग्रहण की इन्होंने। और अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी की उपस्थिति में राज्यपाल द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। दोस्तों, नेक्स्ट है वनीता गुप्ता। ये बाइडेन के द्वारा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नॉमिनेट की गई है। वनीता गुप्ता, द हेड ऑफ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स, विल बी नॉमिनेटेड बाय बाइडेन एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, द नंबर 3 इन द डिपार्टमेंट। एलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। एलेक्जेंडर एलिस हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षर किया। द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड लोन एग्रीमेंट्स वर्थ $646 million with the government of India for 2 road projects in आंध्र प्रदेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्राडो ट्रोजेओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडर हैं ब्रिक्स और जुलाई 2014 में इसका फाउंडेशन हुआ था। द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 9.6% in the fiscal year 2020-21 in its ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो इंडियन इकोनॉमी 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कम होगी 2020-21 में, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है। इंडिया एंड इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। The medium range surface to air missile defense system has been developed jointly by DRDO and Israel Aerospace Industries to deal with air strikes by enemy countries. The air and missile defense system was a joint venture of the Defense Research and Development Organization and IAI। IAI मतलब Israel Aerospace Industries। दोस्तों, भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली
मिसाइल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के साथ इजराइल रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा वायु एवं मिसाइल डिफेंस सिस्टम DRDO और IAI का एक संयुक्त उद्यम था। तो दोस्तों ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम MRSAM ये दुश्मन के हवाई जहाज़ों को 50 से 70 किलोमीटर दूरी से ही नष्ट कर सकता है और ये आसमान में हमें प्रोटेक्शन देता है। इसमें एडवांस्ड एरा रेडार, मोबाइल लॉन्चर्स, इंटरसेप्टर्स और एडवांस्ड RF सीकर्स हैं। दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड चेयरमैन DRDO वह हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो ये सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं चेयरमैन, ये दोनों ही पद इनके पास हैं। सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं चेयरमैन DRDO सतीश रेड्डी। तो DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और DRDO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल ये न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल हैज बीन नेम्ड द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस नए बने हुए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह। तो दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तरनजीत सिंह रिटायर होकर अब बन गए हैं एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो रिटायर हुए और इनको दूसरा पद एडिशनल सेक्रेटरी DMA में प्रदान कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे एम्पायर भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो ये पहली महिला अधिकारी बन गई है पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली। तो ऑस्ट्रेलियाज क्लेयर पोलोसेक is set to become the first female match official in the men's test match when she takes up the fourth umpire's role in the third test between India and Australia। दोस्तों चौथे एम्पायर की भूमिका देखते हैं। चौथे एम्पायर के कार्यों में नई गेंद को लाना, एम्पायरों के लिए मैदान पर ड्रिंक्स ले जाना, लाइट मीटर में बैटरी चेक करना, लंच के दौरान पिच की जांच करना, चाय अंतरकाल के दौरान सुनिश्चित करना कि कोई व्यवधान ना हो। चौथा एम्पायर थर्ड एम्पायर की जगह भी एम्पायरिंग करता है यदि ऑन फील्ड एम्पायर में से किसी के साथ कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में थर्ड एम्पायर ऑन फील्ड ड्यूटी ले लेता है। आगे हम देखते हैं चेयरमैन ऑफ ICC ग्रेग बार्कले, CEO ऑफ ICC मनु सोहानी, हेडक्वार्टर ऑफ ICC दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब एक किताब है इंडियाज 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियाज 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है जो भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयान करती है। तो ये किसने लिखी है? ब्रैडमैन म्यूजियम के इनिशिएटिव पे। तो ये किसने लिखी है? ये किताब लिखी है R कौशिक ने, है ना। तो ब्रैडमैन संग्रहालय पहल नामक पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेट लेखक R कौशिक द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया था ब्रैडमैन म्यूजियम ने, लेकिन इसका ऑथर है R कौशिक। तो क्वेश्चन कैसा आएगा?
Who is the author of India's first 71st year test The Journey to Trump in Australia? R. कौशिक। गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत में अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। गूगल क्लाउड हैज अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ करण बाजवा एज इट्स न्यू लीडर फॉर एशिया पैसिफिक। तो गूगल क्लाउड का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए संस्थाओं, गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आरबीआई द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। तो द रिजर्व बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसके लिए है? फॉर द पेमेंट्स ₹50 करोड़ एंड अबाव, 50 करोड़ या उससे अधिक पेमेंट्स के लिए, ठीक है, विच आर अंडरटेकन बाय एंटिटीज विया आरजीटीएस एंड एनईएफटी। आरजीटीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आरजीटीएस एंड एनईएफटी आर द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय आरबीआई। दोस्तों, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? ये एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वाले और नॉन डेरिवेटिव मार्केट्स के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी एलईआई को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। एलईआई, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। So the legal entity identifier is a 20-digit number used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide. Reserve Bank has introduced LEI in a phased manner for participants in the over-the-counter derivative and non-derivative markets, as also for large cooperative borrowers. LEI can be obtained from Legal Entity Identifier India Limited, which is wholly owned subsidiary of Clearing Corporation of India Limited. आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई का फाउंडेशन है 1 अप्रैल 1935। तो दोस्तों, आरबीआई का फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता आया था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है मुंबई में। तो वर्तमान में हेडक्वार्टर आपको मुंबई लगाना है, ठीक है, और फाउंडेशन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935। दोस्तों, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेस्ड शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक SMCB has become the first urban cooperative bank UCB in India to receive a license from RBI to operate as a small finance bank। तो पहला अर्बन कोऑपरेटिव जिसने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ऑपरेट करने वाला, तो वह कौन है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1 रिपोर्ट लॉन्च की। LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। इस रिपोर्ट का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकासशील कार्यक्रमों के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में किया जाएगा। भारत में गंभीर रूप से वन्य जीवों की कितनी लुप्तप्राय प्रजाति के लिए रिकवरी कार्यक्रम चल रहा है? तो 22 प्रजाति हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने हाल ही में देश में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सलाहकार को मंजूरी दी है। इस समिति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली केराकल को शामिल करने की भी मंजूरी दी है। वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियां हैं। दोस्तों, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना ये खबरों में थी, तो ये जो है केरल राज्य में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से फंड के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना, इसका निर्माण केरल राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किस उच्च न्यायालय ने हाल में ही ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर के नाम का प्रयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वाले विज्ञापन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी के दिन पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों समर्पित फ्रंट कॉरिडोर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये भारत के विकास के लिए मदद करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 जनवरी को एक देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभ्यास किया जाएगा। दोस्तों, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI इसने पहले ही भारत में कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नए बाजार अवसंरचना संस्थानों या बिचौलियों MII के प्रवेश के लिए एक नया उदारीकृत ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, देखते हैं सेबी क्या है। 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए सांविधिक नियामक है। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से सांविधिक शक्तियां दी गई थी। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे तो हम इसके फंक्शंस के बारे में और इकोनॉमिक्स के सारे जो भी टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल समय की बाध्यता को देखते हुए मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब लद्दाख यूटी बना था तो लद्दाख के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए मोदी जी से अपील की थी, तो उस पर एक्शन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन लद्दाख के 10 स्थानीय प्रतिमंडल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद किया गया है, जिसमें लद्दाख की संस्कृति, भाषा और जनसांख्यिकी के खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा गठित ये समिति, इसका नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। इस समिति में केंद्र सरकार, लद्दाख, लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि के संरक्षण के साथ साथ संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र की मांगों को देखने के लिए एक समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। यह समिति लद्दाख के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। 2019 में अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संविधान की 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो इस 6वीं अनुसूची क्या है उसको भी हम देखते हैं। दोस्तों, संविधान की 6वीं अनुसूची में मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। इसमें जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है 6वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रदेशों की बात है। AMTM, AMTM और AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कोड याद। दोस्तों, RBI ने हाल में ही भुगतान अवसंरचना विकास निधि के लिए परिचालन दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और यह सलाहकार परिषद मूल रूप से फंड्स का संचालन करेगी। दूसरी ओर धनराशि का प्रबंधन RBI द्वारा किया जाएगा। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य जो है, सलाहकार परिषद विभिन्न स्थानों में बैंकों, गैर बैंकों के अधिग्रहण के लिए एक पारदर्शी तंत्र की योजना बनाएगी। इससे देश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में पेमेंट इकोसिस्टम, मोबाइल बैंक, मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, कार्ड इत्यादि विस्तृत विकल्पों के साथ विकसित हुआ है। देश में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को और अधिक गति प्रदान करना आवश्यक हो गया है। पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई क्षमता समय के साथ नकदी को कम करेगी, इसलिए ये जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारत और जापान के बीच स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर निर्दिष्ट कुशल श्रमिक समझौता को मंजूरी दी है। समझौता की विशेषताएं क्या है? इस समझौता के तहत भारत स्किल्ड श्रमिक, कुशल श्रमिकों को जापान भेजेगा। यह समझौता जापान कुशल श्रमिकों को स्वीकार करेगा और दोनों के बीच में सहयोग करने के लिए संस्थागत ढांचा भी स्थापित करेगा। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि श्रमिकों को आवश्यक कौशल परीक्षण और जापानी भाषा के परीक्षण को क्वालिफाई करना होगा। तो योग्य भारतीय श्रमिक जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इस समझौते के अनुसार भारतीय श्रमिकों को स्पेसिफाइड स्किल वर्कर के रूप में निवास का एक नया दर्जा भी मिल जाएगा। अफ्रीकी हाथियों का AI आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। तो ये विधि अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रयोग करती है और वहां से छवियों को कैप्चर करने में यह सक्षम है। दोस्तों, भारत में हाथियों की स्थिति देखते हैं। तो भारत में हाथियों की आबादी करीब 27,312 है और भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से एक है। हाथियों के संरक्षण 1986 में एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्हें CITES परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारत ने वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का उद्देश्य था हाथियों के प्राकृतिक आवासों और प्रवास गलियारों की सुरक्षा के द्वारा उनके जीवन को बढ़ाना। तो भारत में हाथी गलियारे, तो भारत में 138 हाथी गलियारे हैं
इनमें से 28 अंतर्राज्यीय हैं और 17 अंतर्राष्ट्रीय राज्य गलियारे हैं। हाथी गलियारे भूमि की संकीर्ण पट्टियां हैं जो हाथियों के दो बड़े आवासों को जोड़ती हैं। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्रतिदिन करंट अफेयर्स के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। जय श्री राम।